नमस्कार, मेरा नाम चंद्र प्रकाश शर्मा है। आज मैं अपने एक नए व्याख्यान के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ। बीए फर्स्ट ईयर में जो सेकंड प्रश्न पत्र चलता है, उस द्वितीय प्रश्न पत्र में दो पुस्तकें हैं, आधुनिक कहानियाँ और दूसरी है गद्य की विधाएँ। गद्य की विधाएँ पुस्तक अपनी चल रही थी, जिसमें से मैंने 2 अध्याय इसके अब तक पढ़ा दिए हैं। पहला था धर्मवीर भारती हरिशंकर परसाई का ठिठुरता हुआ गणतंत्र, और दूसरा जो अध्याय था वह रांगे राघव का रिपोर्टाज था, जिसका शीर्षक था अदम्य जीवन। आज हम तीसरे अध्याय पर चर्चा करेंगे। तीसरा जो अध्याय है उसकी विधा है संस्मरण, और इसका शीर्षक है बसंत के अग्रदूत निराला। इस संस्मरण के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय हैं। गद्य की विविध विधाओं को विद्यार्थियों तक पहुंचाने, उन्हें समझाने और उनकी सीख देने के लिए इस पुस्तक में अलग अलग विधाओं का समावेश किया गया है, जिसके अलग अलग अध्याय रखे गए हैं। अब तक हमने जाना कि व्यंग विधा किस प्रकार की होती है, और उसका एक अध्याय हरिशंकर परसाई का जो व्यंग है ठिठुरता हुआ गणतंत्र, उसके माध्यम से समझा। दूसरे अध्याय में हमने ये देखा कि रिपोर्टाज किस प्रकार की विधा है। रांगे राघव का रिपोर्टाज अदम्य जीवन हमने पढ़ा और इस विधा के बारे में जाना। आज की जो तीसरी विधा है वह है संस्मरण। मैं यहाँ आगे बढ़ने से पहले इन विधाओं के जो मूलभूत अंतर हैं उस पर एक बार प्रकाश डालना चाहता हूँ। संस्मरण और रेखा चित्र बहुत ही नज़दीकी विधाएं मानी जाती हैं। मूल अंतर इनमें यह है कि संस्मरण जो लिखे जाते हैं वह अतीत में बीती हुई किसी घटना को, किसी दृश्य को, किसी हस्ती से मिलने को याद करते हुए, यानी कि सम्यक रूप से स्मरण करते हुए जो लिखा जाए वह संस्मरण कहलाता है। और रेखा चित्र में किसी घटना विशेष का यथा तथ्य निरूपण होता है। मूल जो अंतर है वह यह है कि रेखा चित्र में तो किसी घटना का, किसी दृश्य का, किसी बात का हूबहू चित्रण होता है, और उसमें वह चित्रण इतना जीवंत होता है कि ऐसा लगता है कि जैसे कलम और शब्दों के माध्यम से हमारे सामने चित्र बना दिए गए हों। इसलिए इसे रेखा चित्र कहा जाता है। जबकि संस्मरण में किसी बीती हुई घटना, किसी वाक़ये, किसी यात्रा के दौरान या कहीं किसी हस्ती से मिलने पर जो बातें हुई होती हैं उनको अच्छी तरह से याद करते हुए, स्मरण करते हुए जब कोई विधा लिखी जाती है तो उसे संस्मरण कहा जाता है। यहीं मैं रिपोर्टाज का अंतर भी बता देना चाहता हूँ। रिपोर्टाज जो विधा है वह अंग्रेजी के रिपोर्टिंग के जैसी है। जिस प्रकार पत्रकारिता में रिपोर्टिंग की जाती है, रिपोर्ट की जाती है, आपने समाचार न्यूज़ चैनलों में देखा होगा कि रिपोर्टर ने ये बताया, रिपोर्टिंग की गई, इस तरह से कहा जाता है। वैसे ही यदि कोई साहित्यिक व्यक्ति, कोई लेखक या कवि किसी घटना विशेष के मौके पर पहुंचकर या उस घटना से अपने जुड़ाव को बड़े ही मार्मिक और जीवंत रूप में प्रस्तुत करता है तो वह रिपोर्टाज कहलाता है। रांगे राघव ने बंगाल के अकाल के समय बंगाल का दौरा किया और वहाँ घूम घूम कर जिन दृश्यों को देखा उनकी उन्होंने रिपोर्टाज के रूप में रचना की। तो रिपोर्टाज विधा की सबसे बड़ी बात है कि एक तो घटना की तात्कालिकता, जो कि पत्रकारिता में भी महत्व रखती है कि घटना ताज़ा तरीन हो, नई हो, जिस पर लोगों का ध्यान जाए, और उस घटना का वर्णन बड़ा ही जीवंत, मार्मिक और साहित्यिक दृष्टि से होना चाहिए, तब वह रिपोर्टाज कहलाती है। अन्यथा वह पत्रकारिता की रिपोर्ट ही रह जाती है। तो 3 विधाओं को मैंने यहाँ स्पष्ट किया। तीनों का अंतर हमें अच्छे से पता होना चाहिए। रिपोर्टाज जहाँ मार्मिक
और साहित्यिक अंदाज में की गई रिपोर्टिंग है। रेखा चित्र जहाँ किसी घटना का हूबहू यथा तथ्य निरूपण, जिससे हमारी आँखों के समक्ष, मन के मस्तिष्क में वह चित्र बन जाए, उसे रेखा चित्र कहा जाता है। और संस्मरण किसी बीती हुई घटना या दृश्य को अच्छी तरह से याद करते हुए, सम्यक रूप से स्मरण करते हुए जो लिखा जाता है, उसे संस्मरण कहा जाता है। आज का हमारा जो अध्याय है वह अज्ञेय ने लिखा है और वो स्मरण कर रहे हैं निराला को, और उन्होंने नाम दिया है इस अध्याय को, इस संस्मरण को, बसंत के अग्रदूत निराला। निराला का पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। उनकी बहुत सारी रचनाओं से हम परिचित हैं। इससे पहले मैं इस संस्मरण के लेखक का परिचय आपको देना चाहता हूँ। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय हिंदी साहित्य में अपना बहुत बड़ा नाम रखते हैं। प्रयोगवादी जो धारा हिंदी साहित्य में आधुनिक काल में चली, उसके अगुआ अज्ञेय को कहा जाता है। इनका जन्म 1911 ईस्वी में और देहावसान 1987 ईस्वी में हुआ। ऐसा माना जाता है कि अज्ञेय प्रारंभ से ही, अपने बचपन से ही स्वभाव से बड़े ही विद्रोही थे, और यह विद्रोह उनके साहित्य में दिखाई भी देता है। शेखर एक जीवनी, यह एक उपन्यास है जो 2 भागों में उन्होंने प्रकाशित कराया। यह उसी विद्रोह का रूप हमें दिखाता है। तार सप्तक जो एक साहित्यिक पत्र था, इन्होंने 1943 ईस्वी में निकाला, और इसके माध्यम से इन्होंने प्रयोगवादी धारा को हिंदी साहित्य में स्थापित करने का काम किया। इस तार सप्तक में 7 आधुनिक कवियों की प्रयोगवादी रचनाएं छपीं, और इन्होंने हिंदी साहित्य में अपनी एक अलग पहचान बनाई। रोज नामक जो कहानी है उनकी, यह बड़ी ही प्रसिद्धि प्राप्त कहानी रही है। ऐसे कहा जाता है कि यह समय से बहुत आगे की कहानी है। इन्होंने कई समाचार पत्रों का संपादन किया। अनेक विधाओं में इनकी लेखनी चली। कविता, कहानी, उपन्यास, पत्रकारिता, निबंध, संस्मरण, आत्म साक्षात्कार, डायरी, यात्रा वृत्तांत, पत्र, इन सभी में इन्होंने लिखा। आत्मनेपद, त्रिशंकु, भवंती, अंतरा जैसे संकलनों में उन्होंने अपनी गद्य की छटा बिखेरी है। और स्मृति लेखा नामक संकलन में अज्ञेय ने अपने समकालीन रचनाकारों के संस्मरण लिखे हैं। यह संस्मरण भी स्मृति लेखा मूल पुस्तक से लिया गया है। अज्ञेय की हम बात करें तो बहुत सारी रचनाएं हमें उनकी देखने को मिलती हैं, उनके बारे में विशेषताएं हमें मिलती हैं। काव्य कृतियों पर अगर हम नज़र डालें तो हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रोंदे हुए, अरि ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, महावृक्ष के नीचे, असाध्य वीणा और चिंता, इत्ते अलम, ये इनकी काव्यात्मक कृतियाँ हैं जो उन्हें प्रसिद्धि प्रदान करती हैं। दिनमान, प्रतीक, नवभारत टाइम्स, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, इन रचनाओं का, इन पत्रों का इन्होंने संपादन किया। अज्ञेय के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही प्रयोगधर्मी कवि रहे हैं, और प्रतीकों का प्रयोग करने में इन्होंने बहुत नवीनता को स्थान दिया है। नए शब्दों के प्रयोग पर हमेशा बल रहा है, और क्षण बोध पर भी इनके काव्य में दिखाई देता है। बौद्धिकता का प्रचुर बाहुल्य इनकी कविताओं में, इनके लेखन में दिखता है। बिंब सृष्टि इनके यहाँ बहुत ही अच्छे ढंग से की गई है। प्रकृति सौंदर्य और मानव सौंदर्य इनके यात्रा वृत्तांतों में हमें देखने को मिलता है। ये बात रही इस संस्मरण के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के बारे में। अब यहाँ जो अध्याय लिया गया है, जो कि संस्मरण विधा से है,
जिसका शीर्षक रखा है बसंत के अग्रदूत निराला। अज्ञेय का यह निराला पर लिखा गया बहुत ही महत्वपूर्ण संस्मरण है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला स्वभाव से बड़े ही अक्खड़ और अपनी बात को खरे ढंग से कहने वाले माने जाते हैं। उनकी रचनाएं राम की शक्ति पूजा विशेष महत्व की मानी जाती है। उनके जो कविता संकलन हैं उन्होंने अपनी एक अलग पहचान हिंदी साहित्य में बनाई। प्रारंभ में छायावादी कवि के रूप में इन्होंने अपना स्थान बनाया और छायावाद के जो प्रमुख 4 स्तंभ माने जाते हैं, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन चारों में निराला का स्थान बड़ा ही महत्व रखता है। निराला की जीवनी रामविलास शर्मा ने लिखी निराला की साहित्य साधना नाम से, और निराला के जीवन के बारे में, निराला के साहित्यिक अवदान के बारे में बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सारे संस्मरण, बहुत सारे लेख, निबंध लिखे गए हैं। उन्हीं में से एक अज्ञेय का यह संस्मरण है। इस संस्मरण में अज्ञेय ने निराला की उस प्रतिभा को अंकित करने का प्रयास किया है जो उनमें बड़े ही उद्भट प्रकार की थी। निराला की जो शक्ति थी, जो कविता रचने की और जो समाज के प्रति उनका जो नज़रिया था, उसे किस प्रकार उन्होंने साहित्य में ढाला और समाज के समक्ष प्रस्तुत किया, उन सब बातों पर और उनकी व्यवहारगत कुशलता को दिखाने के लिए, बताने के लिए इस संस्मरण में बहुत सारे अंश निराला अज्ञेय ने रखे हैं। निराला के आत्मीय व्यवहार और उनकी सूझबूझ, उनके व्यक्तित्व परखने की क्षमता, इन सब पर और बड़े ही सूक्ष्म तरीके से अज्ञेय ने विचार किया है। उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं पर अज्ञेय ने प्रकाश डाला है। इस संस्मरण के कुछ अंश जो महत्व के हैं, उन पर मैं यहाँ पढ़ कर के एक बार आपके सामने रखना चाहता हूँ। निराला जी को स्मरण करते हुए एकाएक शांति प्रिय द्विवेदी की याद आ जाए, इसकी पूरी व्यंजना तो वही समझ सकेंगे जिन्होंने इन दोनों महान विभूतियों को प्रत्यक्ष देखा था। यों औरों ने शांति प्रिय जी का नाम प्राय सुमित्रानंदन पंत के संदर्भ में लिया है, क्योंकि वास्तव में तो वह पंत जी के ही भक्त थे। लेकिन मैं निराला जी के पहले दर्शन के लिए इलाहाबाद में पंडित वाचस्पति पाठक के घर जा रहा था, तो देहरी पर ही एक सीकिया पहलवान के दर्शन हो गए, जिसने मेरा रास्ता रोकते हुए एक टेढ़ी उंगली मेरी ओर उठाकर पूछा, आपने निराला जी के बारे में विश्व भारती पत्रिका में बड़ी अनर्गल बातें लिखती हैं। यह सीकिया पहलवान ज्यों यों अपने को कृष्ण कन्हैया से कम नहीं समझता था और इसलिए हिंदी के सारे रसिक समाज के विनोद का लक्ष्य बना रहता था। शांति प्रिय की अभिधा का भूषण था। संस्मरण के प्रारंभ में ही अज्ञेय उस घटना से हमें जोड़ते हैं जो निराला जी से प्रथम मिलन के समय अज्ञेय के साथ घटित होती है, और शांति प्रिय द्विवेदी जी किस प्रकार महत्वपूर्ण हो जाते हैं उन्हें निराला से मिलाने में, इस पर वो अपनी बात रख रहे हैं। रामविलास शर्मा, जो कि मैंने पहले भी बताया, निराला की साहित्य साधना नाम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जीवनी उन्होंने लिखी। वो उन्हें वहाँ मिलते हैं निराला जी के पहले मिलन के समय, तो उस अंश को, उस दृश्य को भी यहाँ रेखांकित किया है अज्ञेय ने। रामविलास शर्मा पर उनके गहरे स्नेह की बात मैं जानता था, इसलिए उनकी बात का अर्थ मैंने यही लगाया कि और किसी क्षेत्र में न सही, एक क्षेत्र में तो निराला जी का अनुमोदन मुझे मिल गया है।
मैंने यह भी अनुमान किया कि मेरे लेख की रिपोर्टें अभी उन तक नहीं पहुंची या पहुंचाई गई हैं। इस प्रकार पूरे संस्मरण में अज्ञेय निराला जी से अपने वार्तालाप को, अपनी प्रथम भेंट को, उनके शिष्टाचार को, उनके सहृदयता को और उनके साहित्यिक रुचि के बारे में, साहित्यिक समझ के बारे में और निराला जी को दिए गए स्थान और महत्व के बारे में बात करते हैं। इस पूरे संस्मरण में विभिन्न लेखकों और कवियों से जुड़ी हुई घटनाओं का जिक्र भी हमें देखने को मिलता है और पूरा संस्मरण हमारे सामने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक आत्मीय और सहृदयता भरी छवि को प्रस्तुत करता है। संस्मरण विधा का यह एक अच्छा नमूना हमारे सामने प्रस्तुत करता है। इस विधा को समझने के लिए इस संस्मरण को हमें पूरा पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ जो अंश संस्मरण का है वह बहुत ही लंबा है, पूरे को इस वीडियो में पढ़ पाना संभव नहीं है। अतः मैं विद्यार्थियों से आग्रह करूँगा कि घर पर इस पुस्तक के इस संस्मरण को अवश्य अच्छे से पढ़ें और इससे संबंधित जो भी प्रश्न या जो भी जिज्ञासा आपके मस्तिष्क में आए वो मुझे मेरे इस YouTube वीडियो के कमेंट्स में डालें, जिनका समाधान मैं समय पर करता रहूँगा। धन्यवाद।